नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। मध्य प्रदेश में जब भी सियासी उथल पुथल का जिक्र होगा तो 20 मार्च 2020 की तारीख इसका जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई और एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। इस सियासी उथल पुथल के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो मार्च के 17 दिन वो काफी अहम रहे थे। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की सियासी उथल पुथल की कहानी का टोटल रिकॉल। 20 मार्च 2020, मुख्यमंत्री निवास, कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद, मीडिया का जमावड़ा। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या होने वाला है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया के सामने आए। चेहरे पर निराशा के भाव नहीं थे, मगर दिल में गुबार था। कमलनाथ ने आते ही मीडिया के सामने बोलना शुरू किया। करीब 25 मिनट के अपने संबोधन में कमलनाथ ने 20 बार अपनी उपलब्धियां गिनाई और 16 बार ये कहा कि बीजेपी को उनके काम रास नहीं आए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा। जनता गवाह है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। मध्य प्रदेश की सियासत में 17 दिनों तक चली उठापटक का 20 मार्च 2020 आखिरी दिन था। हालांकि सियासी गुणा भाग का गणित फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही लगा लिया गया था। वो 13 फरवरी का दिन था। हल्की गुलाबी सर्दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया टीकमगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया हर महीने मध्य प्रदेश के दौरे पर आते थे और जगह जगह सभाएं लेते थे। इसी कार्यक्रम में मंच से सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र की एक एक घोषणा पूरी होगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएंगे। सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सड़क पर उतरने के सिंधिया के इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी। बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर चुटकियां लेने लगी। कांग्रेस सफाई देने लगी, लेकिन ये शुरुआत थी। सिंधिया के इस बयान को लेकर कमलनाथ ने 15 फरवरी को प्रतिक्रिया दी। कहा कि यदि सिंधिया सड़क पर उतरना चाहे तो उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं, चलो सर। इसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत पटरी से जो उतरी तो फिर पटरी पर लौट नहीं सकी। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की। कांग्रेस नेताओं को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले 15 दिनों में क्या होने वाला है। उन्हें तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। कमलनाथ के सड़क पर उतरने वाले बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 या 2 बार भोपाल आए जरूर, मगर उन्होंने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 मार्च 2020 ये वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश की सियासत में उठापटक का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, लिखा कि बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ट्वीट में दिग्विजय ने यह भी दावा किया कि उनके पास सबूत है और वो बगैर तथ्यों के आरोप नहीं लगाते। भूपेंद्र सिंह जी अपने चार्टर प्लेन में उसको क्यों लेके आए, इसका उत्तर आज तक नहीं दिया। उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते शिवराज सिंह जी, मैंने पूछा है उनसे। सर लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि आपकी दूसरे खारिज कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा है, मैं बिना प्रमाण के बोलता नहीं हूँ, मेरे पास सब प्रमाण है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झूठ बोलना दिग्विजय सिंह की पुरानी आदत है। दिग्विजय सिंह को इससे क्या लेना देना, मैंने क्या किया? 10 से 15 उनके सरकार को ले जा रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, उनका कहना ये है। देखिए, उनका काम केवल आरोप लगाना है। अब इतने गुट है कांग्रेस में कि आपस में मारामार मची हुई है।
और आरोप हम पे लगाते हैं, इसका अर्थ क्या है? दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने जहां सियासी हलचल मचाई, तो वहीं 3 और 4 तारीख की रात की दरमियानी रात को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला हरियाणा के आईटीसी ग्रैंड मानेसर होटल में। दरअसल कांग्रेस को खबर मिली थी कि आईटीसी ग्रैंड मानेसर होटल में कांग्रेस के 4, बीएसपी के 2 और सपा के 1 विधायक को बीजेपी ने जबरिया नजरबंद कर रखा है। इसकी भनक लगते ही कांग्रेस हरकत में आई। सीएम कमलनाथ ने 4 मंत्रियों को हरियाणा भेजा। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह होटल पहुंचे। यहां पुलिस की मौजूदगी में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के मंत्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें विधायकों से मिलने से रोका गया। इसके बाद और खबर मिली कि और भी विधायक है जो लापता है। इसी दिन शिवराज दिल्ली पहुंच गए। वहीं इस मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा कि सभी माफिया बीजेपी के कार्यकाल में पनपे हैं और बीजेपी का भरोसा धन बल में है, इसीलिए खरीद फरोख्त की गई है। कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को हर बार मुंह की खानी पड़ी है और इस बार यह प्रयोग बीजेपी के लिए मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होगा। 4 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला, बीएसपी के संजीव कुशवाहा, कांग्रेस के अदिल सिंह कंसाना, कांग्रेस के रणवीर जाटव, कमलेश जाटव और बीएसपी के विधायक रामबाई भोपाल पहुंच गए। वो सीधे सीएम हाउस पहुंचे जहां कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई। इन विधायकों ने कमलनाथ और कांग्रेस में पूरी आस्था जताई। मगर कांग्रेस के कुछ और विधायकों की लोकेशन मिल नहीं रही थी। उसमें बिसाहू लाल, रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह डंग और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा का नाम था। दिग्विजय ने फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस के 4 विधायकों को बीजेपी ने गुड़गांव से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद दिग्विजय खुद दिल्ली पहुंच गए। क्या यह बीजेपी का ऑपरेशन लोटस था? कांग्रेस ने इसे यही नाम दिया था। चर्चा यह भी रही कि एक विधायक के गनमैन की गलती से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। कांग्रेस को लग रहा था कि उसने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया, लेकिन 5 मार्च को एक बार फिर सियासत में उबाल आ गया जब सुवासरा से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया। हरदीप सिंह डंग ने लिखा कि उनके क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। उधर बिसाहू लाल सिंह के बेटे ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद एक बार फिर कमलनाथ ने मंत्रियों को सीएम हाउस बुलाया। इस दौरान बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी भी कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। बैठक के बाद बाहर निकले मंत्रियों ने कहा ऑल इज वेल। कांग्रेस को अंदाजा हो चुका था कि जिस ऑपरेशन लोटस को वो फेल मानकर चल रही थी, दरअसल सियासी दांव कुछ और ही था। आनन फानन में कमलनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। मीटिंग में मंत्रियों ने कमलनाथ के सामने इस्तीफों की पेशकश की। बीजेपी आलाकमान भी मध्य प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर मध्य प्रदेश के नेताओं की बैठक भी हुई और इसी दिन कांग्रेस के 3 विधायक और एक निर्दलीय विधायक की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीर से साफ था कि ये चारों विधायक बेंगलुरु में हैं, लेकिन बेंगलुरु क्यों पहुंचे थे और आखिरकार इन्हें बेंगलुरु कौन लेकर गया? इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा बेंगलुरु से वापस लौट आए। सुरेंद्र शेरा ने बेंगलुरु से वापस लौटते ही कमलनाथ से मुलाकात की और कहा कि वो निजी काम से बेंगलुरु गए थे। वो कमलनाथ के साथ है और कमलनाथ ही बॉस है। शेरा कमलनाथ से मुलाकात कर वापस दिल्ली लौट गए। 6 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ था कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और नाराज विधायकों को मनाया जाएगा, लेकिन बागी और निर्दलीय विधायक होली के बाद ही विस्तार चाहते थे। खास बात यह रही, इस बैठक में सिंधिया समर्थक मंत्री भी शामिल थे। मध्य प्रदेश की सियासत में हुए इस घटनाक्रम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश ही रहे। इसी बीच सिंधिया गुट के प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने एक बयान दिया और ये ऐसा बयान था जिसने बता दिया कि सिंधिया पार्टी से नाराज है। सिसोदिया ने कहा कि उनके नेता सिंधिया के उपेक्षा और अनादर होता है तो सरकार पर संकट आ सकता है। कमलनाथ जी की सरकार को संकट सिर्फ उस दिन उत्पन्न होगा जब हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अनादर या उनकी उपेक्षा अगर मध्य प्रदेश की सरकार करेगी तो निश्चित रूप से उस दिन जरूर मध्य प्रदेश की सरकार पे जो बादल छाएगा वो काला बादल पता नहीं क्या करके जाएगा, ये मैं आज आपसे नहीं कह सकता। सिसोदिया के इस बयान के मायने निकाले गए कि सिंधिया इस बात से नाराज हैं कि उन्हें राज्यसभा में दूसरी वरीयता का उम्मीदवार बनाया गया, मगर प्लानिंग कुछ दूसरी थी।
जिसका खुलासा 2 दिन बाद हुआ। 8 मार्च को बेंगलुरु में जमे कांग्रेस के 3 विधायकों में से एक बिसाहू लाल सिंह भोपाल पहुंचे और बिसाहू लाल ने कमलनाथ से मुलाकात की। बिसाहू लाल ने कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया, बल्कि वो तीर्थ यात्रा करने गए थे। बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस में निष्ठा जताते हुए ये भी कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आलाकमान भी सक्रिय हो चुका था, इसीलिए कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया। कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए। 9 मार्च को निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा वापस भोपाल लौटे, जहां उनकी मुलाकात तरुण भनोत से हुई, जो उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री थे। दोनों ने कहा ऑल इज वेल। इधर दिल्ली में कमलनाथ की मुलाकात पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी से हुई। मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि हर मसले पर चर्चा हुई। राज्यसभा को लेकर भी कमलनाथ ने सोनिया गांधी से बातचीत की और मध्य प्रदेश में गुटबाजी की खबरों को नकार दिया। कांग्रेस मानकर चल रही थी कि मध्य प्रदेश में जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ वो केवल राज्यसभा की सीट को लेकर हुआ, इसीलिए ये सियासी उठापटक हुई। मगर कांग्रेस को पता नहीं था कि धमाका होना बाकी है। खबर मिली कि सरकार के कुछ मंत्री और विधायक गायब हैं और ये सभी सिंधिया समर्थक थे। कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सभी के फोन स्विच ऑफ थे। कमलनाथ को भी यह खबर मिली। वो आनन फानन में देर शाम भोपाल पहुंचे और सीएम हाउस में मंत्री और विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए। सीएस और डीजीपी को भी सीएम हाउस बुलाया गया। 10 मार्च को होली थी। पूरे देश में रंग और गुलाल बिखरा हुआ था। कोरोना संक्रमण का साया भी पूरे देश में मंडरा चुका था और ये वही दिन था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेली थी सियासी होली। ज्योतिरादित्य ने होली के दिन ही इस्तीफे की पेशकश करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इधर सिंधिया ने ऐलान किया, उधर कांग्रेस ने देरी न करते हुए 20 मिनट के भीतर उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद सिंधिया समर्थक 19 विधायकों ने हाथ से लिखा इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। इस्तीफा देने से पहले सिंधिया अमित शाह से मिलने दिल्ली के गुजरात भवन पहुंचे। सुबह 11 बजे वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले। सिंधिया के इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई। इधर भोपाल में बाला बच्चन, हुकुम सिंह कराड़ा, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई मंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे। कांग्रेस सक्रिय हुई तो इसके बाद बीजेपी में भी सक्रियता बढ़ गई, जिसके बाद दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा समेत विनय सहस्त्रबुद्धे भी शामिल हुए। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर दोहराया कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है और कांग्रेस सरकार गिरती है तो वो अपने बोझ से गिरेगी। 10 मार्च को ही कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में 94 विधायक शामिल हुए। हालांकि इसमें से 90 कांग्रेस के थे और 4 विधायक निर्दलीय थे। इधर शाम को एक और चौंकाने वाली खबर मिली कि बीजेपी अपने विधायकों को भोपाल से बाहर भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने और विधायकों के इस्तीफे देने के बाद बीजेपी के विधायकों के टूटने का खतरा बढ़ गया था। बीजेपी ने बैठकर यह तय किया कि सभी को दूर ले जाया जाए ताकि विधायकों को कोई प्रलोभन न दे सके। बीजेपी मुख्यालय से बसों में भरकर विधायक एयरपोर्ट पहुंचे। हर संभाग के हिसाब से विधायकों को बसों में बैठाया गया था। सभी बसें एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन विधायक ये बताने को तैयार नहीं थे कि आखिर वो क्यों जा रहे हैं। बीजेपी ने किसी भी विधायक को मीडिया के सामने बयान देने से रोक दिया था। बीजेपी ने अपने विधायकों को हरियाणा के गुड़गांव पहुंचाया तो कांग्रेस ने फैसला किया कि वो अपने विधायकों को जयपुर भेजेगी। इसके बाद कांग्रेस के विधायक जयपुर रवाना हो गए। 11 मार्च ये वो तारीख थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने पर बड़े नपेतुले अंदाज में प्रतिक्रिया दी, मगर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। अब कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ चुकी थी।
लिहाजा विधायकों को वापस राजधानी भोपाल लाया जाए, ये तय किया गया। मंत्री जीतू पटवारी और लाखेन सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। जीतू पटवारी बागी विधायकों को मनाने बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस और पटवारी के बीच धक्का मुक्की हुई। हिरासत से छूटने के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि वो अपने चचेरे भाई मनोज चौधरी से मिलने पहुंचे थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोका और उनके फोन भी छीन लिए। बेंगलुरु में हुए घटनाक्रम के बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधायकों को नोटिस दिया कि वो इस तरह से इस्तीफे स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि विधायकों को भोपाल आना पड़ेगा। 13 मार्च वो दिन था जब एनपी प्रजापति के नोटिस का जवाब देने 19 सिंधिया समर्थक विधायक भोपाल आने की तैयारी कर रहे थे। इधर कमलनाथ की राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात हुई और बीजेपी पर कमलनाथ ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। इधर सभी विधायक 3 घंटे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बैठे रहे, शाम को वापस रिजॉर्ट लौट आए। इसके बाद सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को कमलनाथ की सिफारिश पर राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और इनके विभागों का नए सिरे से बंटवारा भी कर दिया गया। जीतू पटवारी बेंगलुरु में डटे थे। वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ मनोज चौधरी के पिता को लेकर डीजीपी से मिलने पहुंचे। चौधरी ने बेटे से मिलवाने की मांग की। पुलिस ने उन्हें मदद का भरोसा देकर रवाना कर दिया। 16 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन इससे ऐन पहले यानी कि 14 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने सिंधिया समर्थक 6 पूर्व मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसको देखते हुए हालात लगातार बदल रहे थे। इसके अलावा भोपाल आने के लिए सभी विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया गया और इसके साथ ही राज्यपाल लालजी टंडन ने आधी रात को ही फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कर दी और बजट सत्र के पहले दिन यानी 16 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश जारी कर दिए गए। अब जब फ्लोर टेस्ट की तारीख तय हो चुकी थी तो कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों का भोपाल लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। सभी लोग 15 मार्च को भोपाल आ गए। विधायक लौटे तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में रखा। बीजेपी ने सीहोर के एक रिजॉर्ट में उन्हें शिफ्ट कर दिया। इसी बीच खबर यह भी मिली कि बागी विधायकों को बेंगलुरु से भोपाल लाने के लिए 3 चार्टर्ड प्लेन तैयार है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट न होने की रणनीति के जवाब में इन विधायकों की राजभवन में परेड कराने की बीजेपी ने तैयारी की थी। 16 मार्च का दिन सियासत में काफ़ी अहम था। फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, मगर सदन में वो हुआ जिसका अंदाजा पहले से लगाया गया था। सत्र की कार्रवाई शुरू हुई तो तत्कालीन गवर्नर ने अभिभाषण का आखिरी पैरा पढ़ा और इसके 15 मिनट बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए 26 मार्च तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। फ्लोर टेस्ट टल गया। शाम करीब 4 बजे तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन ने कमलनाथ को पत्र लिखा। इसमें उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 17 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट कराने को कहा। उधर शिवराज सिंह चौहान और 10 बीजेपी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 12 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। सरकार और विपक्ष के बीच जारी जंग और दिलचस्प हो गई। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यपाल लालजी टंडन के बीच पत्रों का दौर भी चला। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष और कमलनाथ को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा। कमलनाथ ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसमें पहले पत्र पर खेद जताते हुए जवाब दिया कि राज्यपाल की फ्लोर टेस्ट की बात आधारहीन है। इधर शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार के अल्पमत में होने की बात रखी। अब सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को 1 दिन का वक्त और मिल गया था। इधर दिग्विजय सिंह बेंगलोर पहुंच गए, जहां उन्होंने बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की। वो 18 मार्च का दिन था। दिग्विजय सिंह जैसे ही बेंगलुरु पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रिजॉर्ट के बाहर रोक दिया। नाराज दिग्विजय वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने दिग्विजय सिंह बाकी नेताओं को 1.25 घंटे तक हिरासत में रखा। इसके बाद दिग्विजय ने भूख हड़ताल शुरू की। कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई, जो खारिज हो गई। 19 मार्च का दिन महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था। सब ये सोच रहे थे कि दरअसल क्या होने वाला है, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक 3 चरणों में सुनवाई हुई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने सुनवाई कर स्पीकर को 20 मार्च की शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए फ्लोर टेस्ट कराना बेहद जरूरी है।
और अब ये तय हो चुका था कि फ्लोर टेस्ट होगा ही। कांग्रेस के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं थी और ऐसे में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उसके बाद कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। कमलनाथ के इस्तीफा सौंपने के बाद कांग्रेस की 15 महीने पुरानी सरकार गिर गई और इस सरकार के गिरने का पूरा ठीक रहा कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों पर फोड़ा। इधर बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी नेताओं ने कहा सत्यमेव जयते। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा सच्चाई की जीत हुई। तब तक कोरोना संक्रमण फैल चुका था। 22 मार्च को पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मध्य प्रदेश की बागडोर एक बार फिर बीजेपी के हाथ आ गई। लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली थी, लेकिन पूर्ण बहुमत उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर ही हासिल किया जा सकता था। लिहाजा बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी। कांग्रेस ने गद्दारी को मुद्दा बनाया, जिसे जनता ने नकार दिया। 28 में से 19 सीटें जीतकर बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की और विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद बन गए, लेकिन उनके समर्थकों को आस है कि जल्दी ही सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इधर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के कारण बीजेपी के कई नेता अपना राजनीतिक वजूद तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता हासिल की थी, लेकिन वो 15 महीने ही सरकार चला पाई। सरकार गिरने के बाद कांग्रेस में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। कमलनाथ पीसीसी चीफ के रूप में काम कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अभी राजनीतिक स्थिरता का माहौल है। लेकिन मार्च के महीने में वो जो 17 दिन थे वो बहुत अहम दिन थे और अक्सर उन्हें इस सियासी घटनाक्रम के लिए याद किया जाएगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।